हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर मोहित पारिक और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रूट टू शूट बायोलॉजी पर। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बेटा ये लेक्चर इस सीरीज का तीसरा लेक्चर रहेगा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। लेक्चर पूरा हिंदी में है तो कम से कम टाइम में ट्राई करते हैं इसको कंप्लीट करने का। और साथ में जो भी कॉन्सेप्ट्स है एनसीईआरटी में दे रखे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, साथ ही नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है सबको मैंने बाइंड अप करने का ट्राई किया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, जनरल स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है बेटा, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जनन के सभी पहलू प्लस संपूर्ण स्वास्थ्य। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति जननिक रूप से स्वस्थ कब माना जाएगा, जब उसके जनन के सभी पहलू ठीक होंगे। मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जननिक अंग सभी स्वस्थ होंगे, रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी उसमें। अगर ये मिलेगा तो वो जननिक रूप से स्वस्थ है, लेकिन साथ में वो व्यक्ति कंप्लीट हेल्थी भी होना चाहिए। कंप्लीट हेल्थी मतलब संपूर्ण रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, फिजिकली, भावनात्मक, इमोशनल रूप से, व्यवहारात्मक बिहेवियर से, और सामाजिक एक सोशल रूप से भी व्यक्ति कैसा होना चाहिए, स्वस्थ। अगर इन सभी चीजों से व्यक्ति स्वस्थ है और साथ में जनन के उसके सभी पहलू ठीक है तो वो व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। ओके, चलिए देखो बेसिकली इस चैप्टर में बेटा पढ़ना क्या है, इसमें जनरल स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना है जिसमें इंडिया ने क्या क्या प्रयास किए वो बताए गए हैं, जनसंख्या कैसे बढ़ी, विस्फोट कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया है, एसटीडी यौन संचारित रोगों के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा गर्भ निरोधक युक्तियां कौन सी है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कौन से, उनके बारे में बताया गया है। और लास्ट टॉपिक आता है इसमें स्टर्लिटी का, बंध्यता। तो ये 4-5 टॉपिक इस चैप्टर के मुख्य उद्देश्य हैं, तो सभी को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे तो बात करें कुछ कार्यक्रम है परिवार नियोजन। शुरुआत में परिवार नियोजन था, फिर उसका नाम परिवार कल्याण कार्यक्रम किया गया। तो इन कार्यक्रमों की शुरुआत किसने करी, सबसे पहले देखो इंडिया ऐसी कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर ध्यान दिया, रिप्रोडक्टिव अवेयरनेस करने की ट्राई करी, जागरूकता फैलाने की कोशिश करी। तो इंडिया ही फर्स्ट कंट्री थी जिसने ये सब काम शुरू किया। और कब किया था, 1951 में। ओटी फिलप के अकॉर्डिंग, ओटी फिलप आ सकता है इस क्वेश्चन पे ना। ठीक है, तो ये हो गया परिवार नियोजन। इसके अलावा करंटली परिवार नियोजन ही जो कार्यक्रम उनका नाम बदल क्या कर दिया, आरसीएच। आरसीएच का मतलब क्या है, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इस कार्यक्रम का बेटा मुख्य कार्य क्या है, इसका देखो मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाए। ठीक है, अब जागरूकता किस बारे में, देखो जागरूकता किस बारे में होगी, जनन स्वास्थ्य या तो यौन शिक्षा के बारे में। ठीक है, उसके अलावा सहगर्भता प्रेगनेंसी के बारे में, प्रसव पार्चुरेशन के बारे में, एसटीडीज यौन संक्रमित रोगों के बारे में। ठीक है, गर्भपात के बारे में। ठीक है, उसके अलावा गर्भ निरोधक के बारे में, बंध्यता के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में लोगों में जागरूकता फैले, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है मुख्यतः। ठीक है, और ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है, और साथ में ये जनसंख्या को कम करने में भी सहायक होगा, क्योंकि अगर ये सारी इनके बारे में नॉलेज होगा, गर्भ निरोधक कैसे काम करता है, प्रसव यौन संचारित रोग, तो व्यक्ति की लाइफ अच्छी होगी और साथ में जनसंख्या में वृद्धि दर भी कम हो सकेगी। ठीक है, तो चलिए आगे। फिर एक टर्म आता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेदन का मतलब क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो प्रेग्नेंट लेडी में जो एमनियोन के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, जो तरल भरा हुआ है, ठीक है, उस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालकर उसका विश्लेषण किया जाता है, उसे देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि उसमें क्या क्या परिवर्तन है, क्रोमोसोम नंबर कैसा है, कोई गलत चीज तो नहीं है। ठीक है, उन सब चीजों का पता लगाया जाता है। तो एमनियोटिक द्रव्य में जो पदार्थ घुले हुए हैं वो, साथ में जो एम्ब्रियो उसमें डेवलप कर रहा है, विकासशील भ्रूण है, उसकी कोशिकाओं का विश्लेषण या फिर उसकी स्टडी की जाती है कि कहीं कोई विकार तो नहीं है, कोई सिंड्रोम तो नहीं है उसमें। क्यों करी जाती है, आनुवंशिक विकार के लिए, जैसे डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है, दात्र कोशिका एरक्ता। ठीक है, इन सब का पता लगाया जाता है। उसके अलावा रिसर्च में, अनुसंधान में भी एमनियोटिक फ्लूइड का महत्व है। उल्बवेदन अपन करते हैं, एमनियोसेंटेसिस करते हैं, ताकि कुछ नया विकार तो नहीं आ गया, वो सब चीजें किसकी आ गई, रिसर्च की। अगर कुछ है तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो जो भी उस पर रिसर्च करनी है वो अपन एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, बीच में इस पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि इसका दुरुपयोग करने लगे थे लोग। एमनियोसेंटेसिस से पता लगा लिया था कि भ्रूण कैसा है, एम्ब्रियो कैसा है। अगर फीमेल है तो फीमेल फेटिसाइड के केस चले थे, ठीक है, मादा भ्रूण हत्या के, तो बीच में इसमें रोक लगा दी गई थी। चलिए, बाकी इसको कानूनी व्यवस्था के हिसाब से किया जाता है कि अगर कोई डिजीज वगैरह कंडीशन है तो उसका पता लगा लिया जाए। ओके, हाँ, एक यहाँ पे दे रखा है, वैसे गर्भ निरोधक पर अलग से पढ़ेंगे टॉपिक पूरा, लेकिन गर्भ निरोधक एक गोली है सहेली जो काफी प्रचलित है
किसने बनाई थी और कहां बनी, ये ध्यान में रख लेना। सीडीआरआई की फुल फॉर्म आ सकती है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। लखनऊ में सीडीआरआई है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसने एक गर्भ निरोधक गोली बनाई जिसका नाम क्या है, सहेली। ओके, ठीक है। फिर देखते हैं अपन, देखो ये जो भी कार्यक्रम चले, जितनी भी चीजें हुई, उन सबका परिणाम क्या रहा। आरसीएच चला, ठीक है, संपूर्ण स्वास्थ्य मिलने लगा, परिवार नियोजन कार्यक्रम चले, ये सब मिला के इनका रिजल्ट क्या रहा, इनका रिजल्ट ये रहा कि लोग जागरूक हुए, है ना, यौन शिक्षा में के प्रति जागरूक हुए, सहगर्भता के प्रति, प्रसव के प्रति, इन सब में जागरूकता मिली। और जागरूकता मिलने से क्या हुआ कि हॉस्पिटल जाने लगे लोग, ठीक है। और हॉस्पिटल जाने से क्या होगा कि जो पहले शिशु और माता की मृत्यु हो रही थी, कई बार क्या होता है कि पहले जो प्रसव होते थे, पार्चुरेशन होते थे, वो हॉस्पिटल में नहीं होते थे, कोई भी दाई आई और करवा दिया प्रसव, ठीक है। तो उस टाइम कंटामिनेशन के चांस होते थे, तो उसमें संभावना रहती थी कि शिशु की मृत्यु हो सकती है, माता की मृत्यु हो सकती है। तो अगर जागरूकता बढ़ेगी तो लोग हॉस्पिटल जाएंगे प्रसव के लिए, हॉस्पिटल में प्रसव होगा, डॉक्टर नर्सेज की देखरेख में होगा, तो उसमें कंटामिनेशन के, इन्फेक्शन के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। उससे हुआ ये कि जो मृत्यु हो रही थी मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु, इन दरों में कमी आ गई, ठीक है, कि जो बच्चे या जो माताएं पहले मर रही थी एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव के टाइम, तो उनकी डेथ रेट में कमी आ गई, मृत्यु दर में कमी आ गई, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कमी आ गई, इट्स ओके। अब हुआ क्या, देखो एक लेवल तक कमी आई, लेकिन जागरूकता लोगों में इसके बारे में हुई, लेकिन अगर गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता नहीं है, जनसंख्या की वृद्धि बढ़ रही है लगातार, तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब जननक्षम जोड़े बढ़ जाएंगे, मतलब कि जो युवा है उनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाएगी, युवा ज्यादा बढ़ेंगे तो शादियां ज्यादा होंगी, ठीक है, और बच्चे भी ज्यादा पैदा होंगे। इस वजह से एकदम से जनसंख्या बढ़ जाएगी, और इसी का नाम क्या दिया आपने, जनसंख्या विस्फोट, ठीक है। तो जनसंख्या विस्फोट एकदम से हुआ कि एकदम से पॉपुलेशन का बढ़ जाना, ठीक है, जननक्षम जोड़े बढ़े तो जनसंख्या विस्फोट हुआ। अब एक तुलना करते हैं, देखो ये कुछ डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में। 1900 में विश्व की जनसंख्या थी 2 अरब, ठीक है, 2000 मिलियन, मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 होता है, थोड़ा वहां से कैलकुलेट कर लेना, 10 की घात 6 से 2 अरब मतलब 2000 मिलियन। 1900 से वो 2000 में, मतलब कि 100 सालों में देखो कितनी बढ़ गई, 6 अरब हो गई, 3 गुना बढ़ गई, तो ये हो गई 6000 मिलियन। ओके, 2011 ईस्वी की बात करें तो ये 6 से 7.2 हो गई। देखो 2000 और 2011 इन 10 सालों में 6 से 7.2 अरब हो गई, मतलब 7200 मिलियन हो गई। ये टोटल विश्व की बात करें अपन, डेटा याद रखना है। अगर इंडिया से कंपेयर करें तो देखो आजादी के टाइम की अगर बात करें, आजादी कब थी, 1947, उसके अराउंड, ठीक है, 1950 1947 45 के आसपास की बात कर रहे हैं लगभग। तो 35 करोड़ थी भारतीय जनसंख्या, 35 करोड़ का मतलब 350 मिलियन, वही 10 की घात 6, ठीक है। अगर 2000 ईस्वी की बात करें तो वो जनसंख्या 35 करोड़ से बढ़ के 1 अरब हो गई, मतलब कि 350 मिलियन से बढ़कर 1000 मिलियन, लगभग 2 से लेकर 2.25 या 2.5 गुना के आसपास बढ़ गई, ठीक है, 1000 मिलियन हो गई। यही 2000 से 2011 में 10-11 सालों में 1.2 अरब हो गई, मतलब 1200 मिलियन हो गई। देखो यहाँ पे कितना ड्रास्टिक चेंज आया है, 350 मिलियन से 1000 मिलियन बढ़ी, जबकि यहाँ पे 1000 मिलियन से 1200 मिलियन, 200 मिलियन की वृद्धि हुई है। लेकिन इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो उतनी वृद्धि नहीं हुई जितनी पिछले में हुई है, ठीक है। ये तो लगभग 2.5-3 गुना थी और ये उतनी ज्यादा वृद्धि नहीं है, ये 0.2 गुना 0.1 गुना इतनी है लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आरसीएच या फिर जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चले, उनसे जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो आई है, ये बात तो सही है, लेकिन उतनी कमी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। इसका मतलब क्या हुआ कि आरसीएच के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी तो हुई है, परंतु नाम मात्र की केवल। ओके, ठीक है। फिर देखो अब जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या अगर बढ़ रही है, देखो कोई कंट्री है या कोई जगह है जहां पर जनसंख्या धीरे धीरे लगातार बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने से नुकसान क्या होगा सर? बेटा जनसंख्या बढ़ने से नुकसान ये होगा कि जो जमीन है, जो आवास है, जो खाने पीने की चीजें हैं, वो तो लिमिटेड है, वो तो सीमित मात्रा में है, लेकिन उनको खाने वाले बढ़ गए, वहां रहने वाले बढ़ गए। जैसे दिल्ली मुंबई की अगर हम बात करें तो वहां पे जगह कम पड़ती है, तो फिर बिल्डिंग्स बनती है, अपार्टमेंट बनते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो वो जगह की कमी के कारण है, तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन जो लैंड एरिया है, जमीन का जो एरिया है, वो तो उतना ही है, खाने पीने की चीजें तो सीमित है, ठीक है। तो इन सब की वजह से ये नुकसान होगा, ठीक है। तो देखो विस्फोट का नुकसान क्या है, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, बेसिक जो नीड्स है ह्यूमन की, उनकी कमी होने लगेगी, जैसे अन्न, आवास, कपड़े आदि, इन सब की कमी होगी, ये नहीं मिलेंगे लोगों को, ठीक। तो क्या करें भाई इसको रोकने के लिए? इसको रोकने के लिए देखो समाधान की अगर बात करें तो लघु परिवारों को बढ़ावा देना, कि छोटे परिवार रहे, कम बच्चे पैदा करें, जिसकी वजह से जनसंख्या में विस्फोट नहीं हो, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसकी दर थोड़ी कम हो सके। ओके, तो लघु परिवारों को बढ़ावा देना है,
मतलब कि गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, कैसे दे सकते हैं बढ़ावा? देखो, विज्ञापन कर सकते हैं पोस्टर के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से, जैसे कुछ टाइम पहले नारे चले थे, हम दो हमारे दो। तो ये सब इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था जनसंख्या को नियंत्रित करना। ओके, तो ये हो सकता है। दूसरा, विवाह की जो आयु है उसको 18 वर्ष सीमित कर दिया, 21 वर्ष कर दिया। अगर मेल की बात करें तो 21 ईयर्स, फीमेल की बात करें तो 18 ईयर्स। ओके। तीसरा हो सकता है लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो सभी का मतलब यही है, कैसे ना कैसे करके अपने को जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है उसको कम करना है। ओके, ठीक है। उसके अलावा बात करें अगर एक आदर्श गर्भ निरोधक की, देखो अपना अगला टॉपिक यही है। चैप्टर देखो समझने का कुछ ज्यादा है नहीं चैप्टर में, ज्यादातर जो चीजें वो याद रखनी है, दिमाग में रखनी है, और चैप्टर को याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 2-3 स्लाइड्स में लगभग कंप्लीट हो जाएगा अपना चैप्टर। तो एक माइंड मैप बन जाएगा दिमाग में, इजीली इसको रिकॉल कर पाएंगे अपन, और क्वेश्चन जो आएंगे वो इससे बाहर नहीं आ सकते। ओके, आदर्श गर्भ निरोधक की बात करें, अगला टॉपिक अपना गर्भ निरोधक है। ठीक है, तो आदर्श गर्भ निरोधक की अगर अपन बात करें तो देखो प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। दूसरा, आसानी से उपलब्ध हो, इजीली अवेलेबल हो, दुष्प्रभाव नहीं हो, या तो साइड इफेक्ट नहीं हो बिल्कुल भी, और अगर हो तो भी बहुत ही कम हो। ओके, उपयोगकर्ता की कामेच्छा, सेक्सुअल डिजायर जो है, प्रेरणा, कोपुलेशन, इंटरकोर्स, उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के कैरेक्टर्स हैं, इनको ध्यान में रखते हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे बात करते हैं अपन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्लाइड है वो अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे है। ये सारे के सारे तरीके क्या हैं जो गर्भ निरोधक का काम करते हैं, गर्भ निरोधक की तरह व्यवहार करते हैं। तो देखिए इनमें कौन से तरीके हैं। चलिए, सबसे पहला आता है इसमें प्राकृतिक विधियां। प्राकृतिक विधियों का मतलब है नेचुरल मेथड। नेचुरल का मतलब इसमें बाहर से कोई चीज उपयोग नहीं करी गई है, जो प्रकृति में हो रहा है उसी को ही अपने काम में लिया है। प्रकृति का मतलब ह्यूमन में ऑटोमेटिकली जो चीज होती है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, अंडाणु और शुक्राणु के स्पर्म और ओवम के संगम को रोकने के सिद्धांत पे कार्य करती है। ठीक है, अब अगर बाहर से कोई चीज काम में नहीं ले रहे तो इसके साइड इफेक्ट्स नहीं बिल्कुल भी, लेकिन असफलता की दर बहुत ज्यादा है। ओके, चलिए, तो इसमें सबसे पहला आता है आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब एक अवधि के दौरान संयम रखा जाता है इंटरकोर्स से। ठीक है, मतलब कि देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 7th डे मतलब कि 10th डे है वहां से लेकर 17 तक, है ना। पिछले लेक्चर में अपने बात करी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसमें बताया कि 14-15 के अराउंड मतलब कि 10वें से 17वें दिन के बीच अंडोत्सर्ग होता है, ओवुलेशन होता है। ग्राफिन फॉलिकल से, एक मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte का रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है बेटा? ओवुलेशन। ठीक है, तो ये ओवुलेशन की मैं कह दूं कि पीक पीरियड है, कि उस टाइम पे ओवुलेशन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर कोपुलेशन नहीं किया जाए, इंटरकोर्स अगर नहीं किया जाए, तो उस अवधि के दौरान संयम रखा जाए तो वो गर्भ निरोधक की तरह व्यवहार कर सकता है। ठीक है, तो पहला मेथड हो गया ये। दूसरा होता है इसमें बाह्य स्खलन, कोइटस इंटरप्शन कहते हैं या अंतरित मैथुन कहते हैं। इसका मतलब ये कि पुरुष साथी वीर्य स्खलन से ठीक पहले पेनिस को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि वेजाइना में इजैकुलेशन नहीं हो। अगर इजैकुलेशन वेजाइना में नहीं हो रहा है तो फिर स्पर्म और ओवम नहीं मिल पाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है, दूसरा मेथड ये भी प्राकृतिक है। तीसरा है स्तनपान अनार्थक। स्तनपान अनार्थक मतलब लैक्टेशनल एमेनोरिया। इसका मतलब ये है कि प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद पार्चुरेशन हुआ, पार्चुरेशन के बिल्कुल बाद में जब मदर बच्चे को फीडिंग करवाती है, तो लैक्टेशन करवाती है, दूध पिलाती है, तो उस टाइम तक आर्तव चक्र नहीं चलता है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस के कारण वो अलग चीज है। तो उस टाइम पे आर्तव चक्र नहीं चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है, तो अंडोत्सर्ग भी नहीं होगा, ओवा भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो जो माह है, वो जो टाइम पीरियड है 4 से 6 माह तक का होता है, उस टाइम आर्तव चक्र बंद है। इसलिए इस समय भी अगर पॉपुलेशन किया जाए, इंटरकोर्स किया जाए, तो फिर प्रेगनेंसी के चांस बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एक सेकेंड। ओके, चलिए फिर बात करते हैं सेकंड मेथड की। वो है अपने पास रोध। ठीक है, बैरियर में क्या होता है, देखो ये अपन प्राकृतिक रूप से कर रहे थे ना, बाहर से कोई वस्तु काम में नहीं ले रहे थे। जबकि अगर रोध की बात करें, बैरियर की बात करें, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोका जाता है ना। लेकिन इसमें भी मिलने से रोक रहे हैं, लेकिन वो नेचुरली रोक रहे हैं। ये कैसे रोका जाता है? फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से। बाहर से अपन कोई चीज काम में लेंगे। अब देखो, अगर बात करूं मैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, तो कॉन्डम्स मिलते हैं। निरोध एक ब्रांड था पहले का, तो उसके आधार पे बुक में दे रखा है निरोध। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए आते हैं। ठीक है, रबर या फिर लेटेक्स के बने हुए होते हैं, जो कि यौन संक्रमित रोग से भी सुरक्षा देते हैं, एसटीडी से भी सुरक्षा देंगे और साथ में गर्भ निरोधक का भी काम करेंगे। ठीक है, दूसरा स्त्री के लिए डायफ्राम आता है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी आती है, वोल्ट आती है। इन्हें इंटरकोर्स से पहले लगाया जाता है, जो कि शुक्राणु, स्पर्म और ओवम के संगम को रोकते हैं, मिलन को रोकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया? ये हो गया रोध या फिर बैरियर। बीच में एक बैरियर क्रिएट कर दिया, जिससे कि शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिल पाते। ओके, फिजिकली।
फिर तीसरी अगर बात करें, तीसरे मेथड होते हैं बेटा अंतः गर्भाशय युक्ति। अंतः गर्भाशय युक्ति का मतलब क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, है ना। इंट्रा यूट्राइन का मतलब जो गर्भाशय में लगाई जाती है, ठीक है। तो गर्भाशय में देखो ये जो दो मेथड थे इनका व्यक्ति स्वयं उपयोग कर सकता है, मतलब कि गोपनीयता बनी रहती है और जिसमें किसी डॉक्टर की, नर्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो आईयूडीज है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, उनमें डॉक्टर्स की जरूरत होती है या फिर अनुभवी नर्सों की जरूरत होती है, ठीक है। वेजाइना के थ्रू यूट्रस में या फिर गर्भाशय में लगाई जाती है ये, ठीक है। जिनको थोड़े लंबे टाइम के लिए प्रेगनेंसी नहीं चाहिए उनके लिए यूजफुल है, ठीक है। 2 महीने 3 महीने तक ये काम करती है, डिपेंड ऑन द आईयूडी। ओके, इसके अगर प्रकार की बात करें तो इसमें सबसे पहले बेटा ओस्पी रहित आईयूडी, है ना। ये आती है लिपेस लूप, ठीक है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है, एक लूप जैसी संरचना होती है जो कि सर्विक्स को जाके वहां पैक कर देती है, तो उससे अंतःगर्भाशय युक्ति काम करेगी किसकी तरह? गर्भ निरोधक की तरह। तो फिर शुक्राणु अंडाणु नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। दूसरी आती है तांबा मोचक आईयूडी। तांबा मोचक का मतलब ऐसी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो अंदर इंप्लांट करने के बाद कॉपर आयन मोचित कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल है कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये कुछ एग्जांपल्स है इसके। ये क्या करती है बेटा? ये कॉपर आयन रिलीज करती है ना। कॉपर आयन रिलीज करती है मतलब कॉपर आयन जब निकलेंगे तो कॉपर आयन क्या करते हैं? जो स्पर्म है उसका फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं, मतलब कि स्पर्म को मार देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, यूं समझ सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्म की जो भक्षकाणु क्रिया है उसको बढ़ा देते हैं कॉपर आयन। तो कॉपर मोचित जो आईयूडी है वैसे काम करेगी। तीसरी आती है इसमें हार्मोन मोचक आईयूडी। हार्मोन मोचक आईयूडी का मतलब ये हार्मोन रिलीज करती है, जैसे प्रोजेस्टासाइट और LNG-20, दो इसके एग्जांपल दे रखे हैं। ये क्या करती है? ये यूट्रस को भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त बनाती है। देखो एक काम तो क्या करेगी ये, एक काम ये करेगी कि मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद में क्या होगा? एम्ब्रियो बनेगा, मतलब जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, और वो जो एम्ब्रियो बना है, भ्रूण बना है, ब्लास्टोमियर्स बने हैं, ब्लास्टोसिस्ट बना है, वो अंतरोपित होगा, इंप्लांट होगा, ठीक है। तो अंतरोपण नहीं होने देगी उसका, ठीक है। जो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल को ये ऐसा बना देती है कि वो भ्रूण उसमें अंतरोपित ही नहीं हो। अगर भ्रूण अंतरोपित नहीं होगा तो प्रेगनेंसी फर्दर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो एक काम तो ये कर दिया कि भ्रूण को रोपण के लिए अनुपयुक्त बना दिया। दूसरा, गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु विरोधी बना देती है। जो सर्विक्स है, गर्भाशय ग्रीवा है, उसको शुक्राणु के प्रति विरोधी बना देती है ताकि वो शुक्राणु का विरोध करे, उनको नहीं आने दे, ठीक है। ओके, तो ये हॉर्मोन्स काम करेगी, हार्मोन मोचक आईयूडी में। तीनों ही क्या है? आईयूडीज है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, गर्भाशय में लगाई जाती है और गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह बिहेव करती है। चलिए बेटा आगे बात करते हैं पिल्स की। देखो पिल्स या गोलियों का मतलब क्या है? गोलियां देखो कैसे ली जाती है? माउथ से, है ना। एक गोली दी भी जाती है ना, समझ रहे हो? वो वाली नहीं है ये। कौन सी गोली है? मेडिसिन वाली, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ मेडिसिनल कंटेंट है। ओके, तो माउथ द्वारा ये ली जाती है और इसमें होता क्या है? देखो इसमें या तो होगा प्रोजेस्टेरोन, मेनली तो प्रोजेस्टेरोन होता है इसमें, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन ही काम करेगा साथ में, और प्रोजेस्टेरोन के साथ में एस्ट्रोजन भी ले लेते हैं कई बार, ठीक है, ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए लेते हैं। ये मेनली काम करता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्ट्रोजन भी कह देते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं। इनसे बनी हुई गोलियां होती है। अब देखो इनका तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है, जैसे एक स्ट्रिप आती है, अगर मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, तो देखो ये एक स्ट्रिप आती है इनकी। इस स्ट्रिप पे टोटल 2 तरीके की हो सकती है ना। एक जैसे मान लो एक गोली, 2 3 4 5 6 7, है ना। ये टोटल मैंने बना दी 21 गोलियां, ठीक है। इन सब पर लिखा होता है, नंबरिंग लिखी होती है, इनमें कंटेंट की मात्रा फिक्स होती है, ठीक है। जैसे ये लेनी है मंडे को, ये ट्यूसडे को, या ये पहले दिन, ये दूसरे दिन, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, ठीक है। फिर 7वें दिन ये, फिर 8वें, 9वें, 10वें, ऐसे करके टोटल 21 दिन तक ये गोलियां बनी हुई है। तो 21 दिन तक लगातार लेना है इनको, फिर 7 दिन का ब्रेक देना है और फिर वापस से स्टार्ट कर देना है। या तो ऐसा हो सकता है, या फिर कुछ स्ट्रिप्स ऐसी आती है जिनमें टोटल 28 गोलियां बना दी, भाई कोई भूल नहीं जाए तो उस वजह से इसमें 7 गोलियां क्या करी, इसमें आयरन की या कुछ और गोलियां मिला दी जो कि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन से नहीं बनी हुई, तो कंटिन्यू लेना है। और बीच में ये 7 गोलियां अलग तरह की बना दी। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो यहां खाली रखा जाए, 7 दिन का ब्रेक रखा जाए, ठीक है, या फिर 7 कोई हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए आयरन पिल्स डाल दी इसमें, ठीक है। ये हो सकता है। तो 2 तरीके की हो सकती है स्ट्रिप्स। लगातार 21 दिन लेना, फिर 7 दिन का ब्रेक, फिर वापस स्टार्ट अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल से, है ना। ओके, तो ये पिल्स का काम हो गया। काम कैसे करती है ये तो ओवुलेशन नहीं होने देगी भाई। हार्मोन्स अगर है तो हार्मोन्स अगर फेरबदल करेंगे तो देखो मैंने बताया था कि ओवुलेशन कैसे होता है, हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। एलएच का पीक आता है, एस्ट्रोजन काम करता है पहले, एस्ट्रोजन की वजह से एलएच का पीक आता है, एलएच का पीक आएगा तो फिर सेकेंडरी oocyte ग्राफिन फॉलिकल से रिलीज होगा। वो सब नहीं हो पाता, ठीक है, किसकी वजह से? इन गोलियों की वजह से। तो इसका मतलब ये अंडोत्सर्ग को डिले कर रही है, संदमित करती है, या फिर रोपण नहीं होने देगी। मान लो अगर निषेचन हो भी गया किसी तरह तो उसको भ्रूण को अंतरोपित नहीं होने देगी। दूसरा, सर्विक्स की श्लेष्मा गुणवत्ता को बदल देती है ना। सर्विक्स है उसकी जो म्यूकस की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसको बदल देगी ताकि शुक्राणु की गति मंद हो जाएगी। और मैंने बताया कि शुक्राणु अगर मोटाइल नहीं होंगे तो फिर वो फर्टाइल भी
नहीं होंगे तो शुक्राणु की गति बंद कर देगी या उनके प्रवेश पर रोक लगा देगी। ये काम कौन करती है? पिल्स, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हो सकता है या फिर प्रोजेस्टेरोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ओके, चलिए अगली कॉन्ट्रासेप्टिव है अपने पास अंतरोप या फिर इम्प्लांट। देखो अंतरोप या इम्प्लांट की बात करें तो अंतरोप या इम्प्लांट में भी कंटेंट तो प्रोजेस्टेरोजन या प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन ही होता है। ठीक है, लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है इसका ना। लेने का तरीका अलग कैसे बेटा? इन्हें अपन इंजेक्शन द्वारा ले सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इंजेक्ट किया बॉडी में, वैसे हो सकता है वो नॉर्मल इंजेक्शन हो गया। और मेनली कैसे होता है ये? मेनली त्वचा के नीचे इसे डॉक्टर द्वारा अंतरोपित किया जाता है। समझ गए? जैसे मान लो कि यहाँ की त्वचा है तो यहाँ पर स्ट्रिप्स आती है छोटी छोटी, एनसीईआरटी में डायग्राम देख रहेगा, एनसीईआरटी में डायग्राम दे रहेगा, वहां से देख लेना। तो स्ट्रिप्स को अंदर इंप्लांट कर दिया। ठीक है, अब वो स्ट्रिप्स क्या करेगी? धीरे धीरे प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन से बनी हुई तो वो रिलीज कर दी जाएगी बॉडी में। भाई दो तरीके हैं। जैसे पिल्स में क्या था? पिल्स में गोली अपने माउथ से ली, उसमें कंटेंट फिक्स था एक गोली में, इसमें इतना प्रोजेस्टेरॉन है, इतना है, इतना है। ठीक है, वो अपने माउथ से लिया, बॉडी में गया, उसने फंक्शन किया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका यहाँ पर इंप्लांटेशन कर दिया। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का ही बना हुआ और वो धीरे धीरे बॉडी में रिलीज कर रहा है। ठीक है, और हार्मोन्स में फेरबदल कर रहा है। तो ऐसा किसमें होता है? अंतरोप में। तो कार्य कैसा होगा इनका? बिल्कुल पिल्स के समान ही होता है, बस देने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगली बात करते हैं सर्जिकल मेथड की। देखो सर्जिकल मेथड की अगर बात करें तो सर्जिकल मेथड जो है बेटा वो परमानेंट मेथड है ना। परमानेंट का मतलब क्या हुआ? ये स्थायी मेथड है ना। सर्जिकल मेथड का यूज तभी करना चाहिए जब परमानेंटली अपने को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, है ना, कि अब फिक्स हो चुका है कि अब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। ठीक है, उस कंडीशन में अपन सर्जिकल मेथड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर सर्जिकल मेथड का यूज कर लिया तो वापस से चेंज नहीं किया जा सकता। देखो बाकी सारी कैसी है? बाकी को परिवर्तित कर सकते हैं कि भाई एक टाइम के लिए रोक दिया, एक टाइम के लिए गर्भ निरोधक की तरह व्यवहार किया और बाद में अगर उनका यूज नहीं करेंगे तो फिर गर्भ धारण हो सकता है, प्रेगनेंसी हो सकती है, सहगर्भता हो सकती है। लेकिन शल्य क्रिया के बाद ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये चीज है। तो युग्मक परिवहन को रोकती है ये, मतलब कि युग्मक निर्माण को नहीं बेटा, युग्मक परिवहन को, है ना। जो गेमेट का फॉर्मेशन है वो तो होता है, मतलब कि शुक्राणु अंडाणु बनते हैं लेकिन उनका परिवहन नहीं हो पाता। अगर परिवहन नहीं हो पाएगा तो फिर जहां उन्हें जाना है निषेचन के लिए जो साइट है वहां नहीं पहुंच पाएंगे वो। या फिर मैं कह दूं कि अगर शुक्राणु की बात करें तो वो रिलीज ही नहीं हो पाएंगे, सीमन बनेगा लेकिन शुक्राणु रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, तो सर्जिकल मेथड में आता है पहला वासेक्टोमी। वासेक्टोमी होता है मेल के लिए ना, इसमें शुक्रवाहक को काट देता है ना। शुक्रवाहक का मतलब है वास डिफरेंस। देखो स्क्रोटम है, वृषणकोश है, वृषणकोश से वास डिफरेंस को फील करते हैं, पाल्पेट करते हैं और वहां से एक छोटा सा इंसिजन लगाते हैं, इंसिजन से वास डिफरेंस को बाहर निकालते हैं, उस पर कट लगाते हैं और दोनों साइड, जैसे कट लगा तो वास डिफरेंस की दोनों साइड ओपन हो गई, उन दोनों को लाइगेट कर देते हैं, धागे से सूचर से बांध देते हैं। ठीक है, ये तरीका होता है किसका? वासेक्टोमी का, काट कर बांध दिया जाता है। तो बांध दिया जाएगा तो क्या होगा? देखो वास डिफरेंस कहां पे थी? अगर बात करें सहायक नलिकाओं की तो सहायक नलिकाओं में वास डिफरेंस थी। क्या वास डिफरेंस के काटने से शुक्राणु का प्रोडक्शन रुकेगा? शुक्राणु का उत्पादन रुकेगा? नहीं। शुक्राणु कहां प्रोड्यूस हो रहे थे? सेमिनिफेरस नलिकाओं में, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में शुक्राणु का प्रोडक्शन तो हो रहा है, वो वास डिफरेंस जहां से काटी वहां तक तो पहुंच पा रहे हैं लेकिन उससे आगे नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और वास डिफरेंस से आगे जाके क्या होता है फिर? शुक्रवाहक जो शुक्राशय है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल से नलिका आके मिलती है, उसमें कौन होता है? सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? वीर्य, या मैं कह सकता हूं कि सीमेन बनाते हैं। तो सीमेन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा लेकिन सेमिनल प्लाज्मा तो रहेगी। ठीक है, एक बात तो ये, इसका मतलब शुक्राणु नहीं होंगे उस सेमिनल प्लाज्मा में तो वो कंप्लीटली सीमेन भी नहीं कहलाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, क्या सेक्सुअल डिजायर में, कोपुलेशन में कोई फर्क आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो सब होता है टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में। स्क्रोटम तो सही है, टेस्टोस्टेरोन कहां बन रहा था बताओ? लेडिक सेल्स बनाए टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, तो वहां फॉर्मेशन हो रहा था। लेडिक सेल्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा, ब्लड के थ्रू जाएगा बॉडी में, जो भी सेक्सुअल डिजायर है वो सब नॉर्मल रहेगी। फर्क किसमें आएगा कि जो फ्लूइड निकलेगा, जो सीमन तो नहीं, सेमिनल प्लाज्मा निकलेगा, उसमें स्पर्म्स नहीं होंगे खाली। ठीक है, बाकी सब चीजें नॉर्मल रहेगी। ओके, तो वास डिफरेंस को काट के बांध दिया। फिर बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की। देखो ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है बेटा? फेलोपियन ट्यूब जो है, दोनों तरफ की फेलोपियन ट्यूब, देखो दोनों तरफ की करेंगे तभी हो पाएगा ना। इसमें भी शुक्रवाहक को भी वास डिफरेंस को दोनों तरफ की करेंगे तभी परमानेंट हो पाएगा। एक तरफ की नीट में क्वेश्चन है कई बार कि अगर एक तरफ की काट दे तो क्या होगा, तो दूसरी तरफ से स्पर्म आने के चांसेस रहेंगे और आ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को काट के बांध देंगे दोनों तरफ की को, तो फिर ओवर बनेगा, रिलीज होगा लेकिन वो फ्लो करके नहीं जा पाएगा आगे तक, और स्पर्म अगर आ जाता तो उससे मिल नहीं पाएगा, संगम नहीं हो पाएगा स्पर्म और ओवम का। ओके, तो ये होगी शल्य क्रिया के माध्यम से। फिर तीसरा इसमें पॉइंट आता है, लास्ट एंड फाइनल, मैं बात करूं तो अगर गर्भ निरोधक का। ठीक है, एक आता है एमटीपी। एमटीपी का मतलब क्या है बेटा? एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि सहगर्भता का चिकित्सीय समापन।
कि डॉक्टर्स की देखरेख में अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा प्रेगनेंसी को खत्म करना। अब डॉक्टर्स बेटा प्रेगनेंसी खत्म क्यों करेंगे? डॉक्टर्स प्रेगनेंसी खत्म इसलिए करेंगे क्योंकि कई बार रेप के केसेस होते हैं, अनचाही प्रेगनेंसी है, या फिर रेप के केसेस जिनमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, उस कंडीशन में करना पड़ सकता है। या फिर कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि जो शिशु है, जो बच्चा है, वो मदर के लिए हानिकारक है। भाई ऐसा हो सकता है कई बार कि अगर शिशु का बर्थ हुआ तो मदर की डेथ हो सकती है, या फिर शिशु की ही डेथ हो गई हो अंदर, ठीक है, इनसाइड द यूट्रस द फीटस इज नॉट अलाइव, ठीक है। अगली कंडीशन मदर की डेथ हो सकती है, या फिर उस प्रेगनेंसी को रखने से जब पार्चुरेशन का टाइम आएगा तो मदर और चाइल्ड दोनों के ही डेथ के चांसेस रहेंगे। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन? टर्मिनेशन कर देते हैं, उस प्रेगनेंसी को खत्म कर देते हैं, उस फीटस को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये तरीका होता है। तो सेफ कब रहती है ये? 12 सप्ताह तक, कि 12 सप्ताह तक की अगर प्रेगनेंसी है, सह-गर्भता है, तब तक सेफ रहेगी। अनुभवी डॉक्टर्स की टीम द्वारा किया जाता है, डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर इसकी बात करें अपन तो हर साल विश्व में लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी होती है, जो कि टोटल प्रेगनेंसीज का 1/5 है ना भाई। इसका लगभग 5 गुना टोटल प्रेगनेंसीज होती है, तो उनका 1/5 भाग खत्म कर दी जाती है, ठीक है, किसी ना किसी कारण से, कारण चाहे कुछ भी रहे हो। दूसरा अगर बात करें कि इंडिया में 1971 में कानूनी स्वीकृति मिली इसको, ठीक है, उससे पहले इसका दुरुपयोग होने लगा था, तो कानूनी प्रतिबंध के साथ इसका यूज किया जाने लगा, ठीक है। दुरुपयोग क्या है इसका? एमनियोसेंटेसिस पढ़ा अपन स्टार्टिंग में, तो एमनियोसेंटेसिस के थ्रू भ्रूण की जांच कर ली जाती है पहले कि भाई जो फीमेल है कि मेल है। अगर फीमेल फीटस है, मादा भ्रूण है, तो उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे एमटीपी करा दिया जाता है, मेडिकल टर्मिनेट कर दिया जाता है उसे। तो ये इसका दुरुपयोग हो गया, ठीक है। चलिए चलिए बेटा, आज की लास्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं। इसमें टॉपिक अपने पास एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब यौन संचारित रोग, है ना। ऐसे रोग जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलने वाले, है ना, उन्हें अपन कहते हैं एसटीडी, ठीक है। इन्हें वेरिनल डिजीज भी कहते हैं, आरटीआई भी कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, है ना, ठीक है। तो अगर एग्जांपल की बात करें इनकी, तो इसमें आता है सुजाग, जैसे गोनेरिया, गोनोरिया, सिफिलिस, हर्पीज, ठीक है, जेनेरिक हर्पीज, क्लेमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, लैंगिक मस्से, हेपेटाइटिस बी और एड्स। ये सारे के सारे डिजीज कैसे हैं? दीज आर एसटीडी, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, यौन संचारित रोग है सभी के सभी, ओके। अगर इनके लक्षणों की बात करें अपन, तो इसमें जनरली क्या होता है? जेनाइटल्स पे खुजली आती है, इचिंग होती है, तरल स्राव, कुछ फ्लूइड का सिक्रेशन होता है, हल्का दर्द होता है, ठीक है, सूजन आदि। ये सब इनके इनिशियल लक्षण होते हैं, शुरुआती लक्षण आते हैं। कई बार तो शुरुआती इनके लक्षण पता भी नहीं लग पाते, ठीक है, तो लोग इनको अवॉइड कर देते कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए तुरंत, ठीक है, ओके। तो रोग का पता नहीं चलने पे क्या होता है? ये पीआईडी में कन्वर्ट होते हैं। पीआईडी का मतलब है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, है ना, श्रोणि शोथ रोग, ठीक है। जो पेल्विक रीजन है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, कुछ लक्षण होते हैं, वो सारे आता है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया इनिशियली तो गर्भपात हो सकता है। अगर मान लो कि कोई स्त्री है वो सहगर्भता में है, प्रेगनेंसी में है, और अगर ये कोई डिजीज हो गए उसे, तो उस कंडीशन में उसका एबॉर्शन हो सकता है, कि बच्चा बाहर गिर सकता है, निकल सकता है, ठीक है, ये कंडीशन होती है। उसके अलावा मृत शिशु जन्म, स्टिल बर्थ कहते हैं इसे, कि भाई शिशु जन्म तो हुआ लेकिन वो मरा हुआ बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। अस्थानिक सहगर्भता, अस्थानिक सहगर्भता का मतलब है कि नॉर्मल जहां पर प्रेगनेंसी होनी चाहिए, इसे कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक का मतलब क्या होता है? कि नेचुरल जो जगह थी प्रेगनेंसी की, मतलब कि जहां पे इम्प्लांटेशन होना था, मान लो यूट्रस में होना था, है ना, जो एम्ब्रियो बना, जो ब्लास्टोमियर बने, ब्लास्टोसिस्ट बने, उनका इम्प्लांटेशन कहाँ होना था? यूट्रस में, गर्भाशय में होना था, लेकिन उनका अंतरोपण कहाँ हो गया? फेलोपियन नलिका में, ठीक है, फेलोपियन नलिका में तो नहीं होना था, तो अपनी जगह से नहीं होके कहीं और हुआ है, उसे अपन कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो ये एसटीडीज की वजह से ये भी देखने को मिल सकती है। उसके अलावा बंध्यता, इनफर्टिलिटी आ सकती है, ठीक है, जनन मार्ग का कैंसर तक हो सकता है अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सर इनसे बचे कैसे? तो बचने का उपाय ये है बेटा, अनजान व्यक्ति से, बहुत सी व्यक्तियों से यौन संबंध नहीं बनाना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, यूज कॉन्डोम व्हाइल इंटरकोर्स, इंटरकोर्स के टाइम हमेशा बेरी या रोध का इस्तेमाल करना है, ठीक है, जो कि एसटीडी से भी बचाता है और कॉन्ट्रासेप्टिव भी है, ओके। रोग के अगर कुछ लक्षण है, हल्के फुल्के के लक्षण दिखते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए, ताकि शुरुआती अवस्था में जांच की जा सके और डिजीज का पता लगाया जा सके, ओके, ठीक है। फिर बेटा एक लास्ट टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोल्ड और नीट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इनफर्टिलिटी, हिंदी में से कहते हैं बंध्यता। इनफर्टिलिटी का मतलब ये है कि कोई बंध्य दंपति है, कोई स्त्री और पुरुष है, वो किसी भी कारण से बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, ठीक है, वो किसी भी शिशु को जन्म देने में असमर्थ है, या मैं कह दूं कि उनमें शिशु का जन्म नहीं हो सकता किसी भी कारण से। कारण क्या हो सकता है? शारीरिक हो सकता है, जन्मजात हो सकता है, किसी रोग की वजह से हो सकता है ऐसा, ठीक है, मान लो कोई मेडिसिन चल रही है ना, रोगजन्य हो सकता है, कोई
मेडिसिन चल रही है, कोई औषधि चल रही है, उस औषधि के कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है, उस वजह से मान लो निषेचन नहीं हो पा रहा, या कोई भी रीजन से, ठीक है, प्रतिरक्षात्मक, है ना, इम्यूनिटी की वजह से, या फिर मनोवैज्ञानिक, किसी ना किसी साइकोलॉजी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारे रीजन किसके हैं? स्टेरिलिटी के, सॉरी इनफर्टिलिटी के, ठीक है। स्टेरिलिटी मतलब कंप्लीट की कभी रिकवरी हो ही नहीं सके, जबकि इनफर्टिलिटी में हो सकता है कई बार, ठीक है। फिर इसमें आता है एक एआरटी। एआरटी का मतलब है असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। सहायक जनन प्रौद्योगिकियां मतलब ऐसी तकनीकें जो बच्चा पैदा करने में हेल्प करती है, मदद करती है ना, कि जो बंध्य दंपति है उनको किसी ना किसी तरीके से बच्चा पैदा करवाया जा सके, ठीक है, उनको भी संतानोत्पत्ति का सुख प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहला आता है, एक तो आता है आईवीएफ जिसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक आता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। पहले इन दोनों में फर्क देख लेते हैं। देखो इन विट्रो का मतलब क्या है, अगर आईवीएफ आता है ना शॉर्ट में आईवीएफ, तो आईवीएफ का मतलब हमेशा ही क्या होगा? इन विट्रो। देखो शॉर्ट फॉर्म तो इन विवो की भी आईवीएफ है ना, लेकिन वो नहीं करना है, ठीक है। इन विवो को इन विवो ही लिखना है, हिंदी में बोलेंगे जीवन निषेचन, इसे बोलेंगे पात्रेण निषेचन, ठीक है। आईवीएम शॉर्ट फॉर्म आए, फुल फॉर्म क्या करनी है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और साथ में एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण का स्थानांतरण, ये दोनों कोरिलेटेड है। कोरिलेटेड कैसे है? ये दोनों ही किसमें आते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है? सर टेस्ट ट्यूब में बच्चा बनेगा? नहीं बेटा, टेस्ट ट्यूब में बच्चा नहीं बनेगा, लेकिन बच्चा बनने की जो शुरुआत है ना वो टेस्ट ट्यूब में हो जाएगी, समझ रहे? लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बच्चा बनने की शुरुआत हो जाएगी। तो देखो मतलब क्या होता है इसका, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफर। देखो पहले आईवीएफ का मतलब समझते हैं। आईवीएफ का मतलब ये होता है, कोई डोनर फीमेल है, कोई दाता स्त्री है, जिससे अंडाणु लिया, है ना, ओवा लिया, ओवम लिया किसी दाता पुरुष से, ठीक है, डोनर मेल से शुक्राणु लिया और दोनों को टेस्ट ट्यूब में निषेचित करवाया, है ना। पात्रे का मतलब क्या होता है? पात्रे का मतलब किसी पात्र में, नॉट इन द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, मींस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, ये कह सकते हैं अपन, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब में बोला, ठीक है। तो पात्रे का मतलब किसी पात्र में किसी वस्तु में निषेचन करवाया, ठीक है। निषेचन कहाँ होना चाहिए? वैसा ही एनवायरमेंट रखा है जैसा फीमेल के जेनिटल्स में होता है, या मैं कह सकता हूँ कि यूट्रस में जहां पर निषेचन होना चाहिए, एम्पुला में, वहां का जो एनवायरमेंट है वैसा ही एनवायरमेंट अपन टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, ठीक है। और उसी कंडीशन में अपन फर्टिलाइजेशन कराते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है? आउटसाइड द बॉडी, मींस किसी ना किसी टेस्ट ट्यूब में हो रहा है, तो इसको टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम कह दिया, ठीक। उसी में निषेचन हुआ तो वही क्या बनेगा? जाइगोट, युग्मनज बनेगा, ठीक है बेटा, जाइगोट बन गया। और जाइगोट से फिर क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। क्लियर है बात? अब ये जाइगोट या जो भ्रूण बना है, देखो इस जाइगोट या भ्रूण को अपन किसी स्त्री में ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि देखो निषेचन तो पात्र में हो सकता है टेस्ट ट्यूब में, लेकिन क्या पूरे शिशु का, बेबी का डेवलपमेंट पात्र में हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए, एंडोमेट्रियम से जाएगा, अंतरोपण होगा, ठीक है, फिर डेवलपमेंट होगा, प्लेसेंटा बनेगा, फर्दर पूरी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो उसके लिए उसे प्रॉपर एनवायरमेंट चाहिए, तो वो किसी ना किसी फीमेल बॉडी में ही हो सकता है, ठीक। तो देखो वापस इस पे आता हूं मैं। तो आईवीएफ में क्या होता है? इसमें निषेचन मादा शरीर से बाहर होता है, ठीक है। दूसरा, निषेचन जब हो गया, युग्मनज या भ्रूण बन गया, तो जो भ्रूण बना है वो निषेचन के बाद युग्मनज या भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। कहां किया जाता है? फीमेल बॉडी में, है ना। कहां किया जाता है? मादा शरीर में, ठीक है, फीमेल बॉडी में उसका स्थानांतरण किया जाता है। क्लियर है बात? अब देखो ये जो जाइगोट या जो एम्ब्रियो बना है उसका स्थानांतरण कब कब करें? अगर मान लो कि 8 ब्लास्टोमेर तक का है, जाइगोट बना, एक सेल है, एक सेल से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, 4 से 8 ऐसे चलता है, तो 8 ब्लास्टोमेर तक वाला जो जाइगोट है, या उसे अपन भ्रूण भी कह सकते हैं, तो उसे अपन ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं। तो ये होता है जिफ्ट, ZIFT, जाइगोट। ये जो बना 8 ब्लास्टोमेर अवस्था तक का, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, यहां तक के को फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे, समझ गए? उसे अपन कहते हैं जिफ्ट। क्लियर है बात? अगर उस अवस्था को क्रॉस कर गया, 8 ब्लास्टोमेर से अधिक की अवस्था का है, उसे कहां करेंगे ट्रांसफर? उसे करेंगे यूट्रस में, गर्भाशय में, ठीक है। तो अंतः गर्भाशयी ट्रांसफर, ठीक है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं, अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण, ओके। तो IUT और ZIFT दोनों में ही क्या करते हैं अपन? युग्मनज या भ्रूण का ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है बात? और दोनों ही किसके पार्ट? एक तरह से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के। क्लियर है बात सारी? ओके। अब आते हैं इन विवो पे। देखो इन विवो का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन कहां होगा? इसमें जीवे, जीवे का मतलब जीव में, मतलब कि फीमेल बॉडी में, मेल बॉडी में तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो मादा शरीर के भीतर युग्मक संलयन होता है। युग्मक संलयन का मतलब क्या है? निषेचन। इसका मतलब कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट कहां मिलेंगे? शुक्राणु कहां मिलेंगे? मादा शरीर के भीतर, वहीं पे युग्मनज बनेगा और वहीं पे भ्रूण का निर्माण होगा। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन समझ गए होंगे। अब सुनो आगे की बात है। अब क्या होता है कि ऐसी स्त्रियां मान लो जिनमें अंडाणु नहीं बनते, जिसमें ओवम नहीं बन रहे। अब अंडाणु नहीं बन रहे तो क्या करेंगे? लेकिन वो निषेचन
और भ्रूण परिवर्तन के लिए सक्षम होती है। समझ रहे हो? जैसे कि ओवरीज में मान लो कोई प्रॉब्लम है, वहां से अंडाणु नहीं बन रहे, सेकेंडरी oocyte रिलीज नहीं हो पा रहा, ठीक है, लेकिन अगर उसको बना बनाया भ्रूण दे दिया जाए, बना बनाया अगर एम्ब्रियो दे दिया जाए, तो वो उसका डेवलपमेंट करवा सकती है, भ्रूण का परिवर्तन करवा सकती है। समझ रहे हैं बात? या फिर निषेचन भी हो सकता है उसमें, ठीक। तो ऐसी स्त्री जिनमें अंडाणु नहीं बनते, जबकि निषेचन और भ्रूण परिवर्तन करा सकती है, उनके लिए क्या करेंगे, उन्हें बाहर से किसी दूसरी स्त्री से अंडाणु दे देंगे, ठीक है, बाहर से किसी दूसरी स्त्री से, डोनर फीमेल से अंडाणु दे देंगे। अब बताओ, उस दूसरी स्त्री ने इस स्त्री को अंडाणु का क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, GIFT, गिफ्ट में दिया ना अंडाणु। तो इसी से याद रख सकते हैं, देखो गिफ्ट का मतलब क्या हुआ, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अपन क्या करेंगे, दाता स्त्री से जो अंडाणु लिया है उसे जिस स्त्री में अंडाणु नहीं बन रहा उस स्त्री में ट्रांसफर करेंगे, है तो वो गैमीट ही ना, युग्मक ही है ना, युग्मक को फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर देंगे, वहां पर स्थानांतरित कर देंगे। क्लियर है बात? तो दाता स्त्री से अंडाणु लिया और किसको गिफ्ट दिया, जिसे जरूरत थी। ऐसे याद रख सकते हैं इजीली। ओके, ये देखो ये है गिफ्ट। गिफ्ट में क्या कर रहे हैं, जाइगोट का ट्रांसफर कर रहे हैं, भ्रूण बाहर बन रहे हैं फिर ट्रांसफर कर रहे हैं। जबकि इसमें क्या हो रहा है, गिफ्ट में क्या हो रहा है, युग्मक बन रहा है, अंडाणु बना मतलब दूसरी स्त्री में, और उसे किसी दूसरी में ट्रांसफर किया, तो अंडाणु का ट्रांसफर कर रहे हैं, अंडाणु का ट्रांसफर किया। अब स्पर्म आएगा कहां, इसकी फीमेल बॉडी में जिसमें ट्रांसफर किया है, और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहां पे हुआ, जीवे, इन विवो, उसी फीमेल की बॉडी में हुआ। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, फीमेल बॉडी के बाहर हुआ फिर ट्रांसफर किया एम्ब्रियो का या जाइगोट का। ओके, चलिए उसके बाद पॉइंट आता है ICSI। ICSI का मतलब क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो नाम से पता लग रहा है, साइटोप्लाज्म का मतलब ये जो ओवा है इसका कोशिका द्रव्य, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन लगाना है। सीधी सी बात ये है कि स्पर्म लिया, देखो होता क्या है, कई बार जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म क्या करता है, ओवा को पेनिट्रेट करके अंदर जाता है। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी हो सकती है कि स्पर्म में वो एबिलिटी नहीं है, स्पर्म का न्यूक्लियस सही है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, या फिर टेल में कोई कमी है, पूंछ में कोई कमी है, कुछ भी रीजन रहे हो, किसी भी कारणवश वो स्पर्म उस ओवा को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, तो अपन क्या करते हैं, उस स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं और सीधा साइटोप्लाज्म में, सीधा कोशिका द्रव्य में अंडाणु के ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, इसे अपन कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ओके, फिर एक टर्म आता है बेटा AI और IUI, दोनों में थोड़ा फर्क है पर एनसीईआरटी लगभग एक ही बता रही है। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, और एक होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। देखो एक है IUT, IUT अलग चीज है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है, और IUI का मतलब क्या है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, है ना। दोनों में क्या होता है, जैसे मान लो कि पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सचित करने के योग्य नहीं है, उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन मान लो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, स्पर्म सही बन रहे हैं या फिर नहीं भी बन रहे, दोनों बातें हो सकती है। ठीक है, अगर सही बन रहे हैं तो वो वीर्य सचित करने में सक्षम नहीं है, कोपुलेशन में, इंटरकोर्स में, या मैं कह सकता हूं कि किसी भी तरह वजह से वो स्त्री को वीर्य सचित नहीं कर पा रहा है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, एक रीजन ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, उसी पुरुष से, अगर उसके स्पर्म नॉर्मल है तो उसी पुरुष से स्पर्म ले लेंगे, ठीक है, इजेकुलेट करवा लेंगे, या फिर उसके नॉर्मल अगर नहीं है तो किसी डोनर पुरुष से, डोनर मेल से शुक्राणु लेकर, AI गन होती है, AI गन में लोड करते हैं सीमेन को, स्पर्म को, और उसे स्त्री में प्रवेश करवा दिया जाता है। इतना सा याद रख लेना, इसे अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कह सकते हैं। ओके, क्लियर है सब कुछ? ठीक है बेटा, पूरा चैप्टर अपन ने क्लियर कर लिया है, केवल 3 स्लाइड्स में। एनसीईआरटी में कुछ भी बाकी नहीं रहा है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर सफिशिएंट है, आप नोट डाउन कर सकते हो आराम से, स्क्रीनशॉट लेके बीच में पॉज करके। ठीक है, उसके अलावा अगर टाइम नहीं है 12th के बच्चों के पास तो स्क्रीनशॉट लो और डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, थैंक यू।